सोचिए आप एक ऐसी चीज के बारे में जो आपके लिए बेमतलब है। कोई ऐसी चीज जिससे आप सिर्फ प्यार करते हैं। शायद आपकी दादी का वो पुराना सा ज्वेलरी बॉक्स, या फिर बचपन की कोई तस्वीर, या फिर वो किताब जिसके किनारे आपके एनोटेशन से भरे पड़े हैं। अब सोचिए, अगर कल सुबह उठकर आप देखें कि वो चीज गायब हो गई है या उसको किसी ने खराब कर दिया है, कैसा लगेगा? दर्द होगा ना? एक इमोशनल वॉइड महसूस होगा। अब इसी फीलिंग को मल्टीप्लाई करिए पूरे इंसानी इतिहास के स्केल पे। देखिए, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, ये सिर्फ कैनवस पे रंग या स्टोन के टुकड़े नहीं हैं। ये हमारी आईने हैं। इनमें हमारा इतिहास, हमारे सपने, हमारी हर उपलब्धि और हर ट्रेजेडी झलकाई हुई है। यही तो वो धागा है जो हमें हमारे 5000 साल पुराने मेसोपोटामियन पुजारी से कनेक्ट करता है, लियोनार्डो दा विंची के मिस्टीरियस स्माइल से जोड़ता है, और 21st सेंचुरी के जीन मिशेल बस्कियात के रिबेलियस ब्रश स्ट्रोक्स तक ले जाता है। लेकिन ये आईना, ये धागा इतना नाजुक है और इसको खतरा है हर तरफ से। आग लग जाए, कोई म्यूजियम का टेम्परेचर कंट्रोल खराब हो जाए, चोर छीट कर देना, ये तो हम सुनते आए हैं। लेकिन आजकल खतरे नए रूप में भी आ रहे हैं। साइबर अटैक्स जो डिजिटल आर्काइव्स को वाइप आउट कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले तेज तूफान और फ्लड्स, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो किसी म्यूजियम को टारगेट बना ले। तो सवाल यह है, इन सब खतरों से हम इसे कैसे बचाएं? कैसे इंश्योर करें कि आज हम जो आर्ट देखते हैं वो आने वाली 100 जनरेशंस भी देख पाएं? यहीं से शुरुआत होती है एक खास फील्ड की जिसे कहते हैं आर्ट रिस्क मैनेजमेंट। ये कोई बोरिंग इंश्योरेंस या सिक्योरिटी का लेक्चर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक जंग है, एक कॉन्टिन्यूअस डायनामिक मिशन। इसमें कोई सुपर हीरो नहीं है, लेकिन इसमें गार्डियन जरूर है। और ये मिशन सिस्टमैटिक है। पहले खतरों को पहचानना, फिर उनका एनालिसिस करना कि कौन सा खतरा कितना बड़ा है, और फिर उनको न्यूट्रलाइज करने की स्ट्रैटेजी बनाना। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई पेंटिंग चोरी भी गई तो दुनिया तो चलती रहेगी ना। एक सेकंड के लिए सोचिए, 1990 बॉस्टन, इजेबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम। 2 लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर घुसे। उन्होंने 13 आर्टवर्क्स को उठाया। रेम्ब्रांड की मास्टरपीस द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली भी थी, और चले गए। आज तक वो आर्टवर्क्स नहीं मिले। उस थेफ्ट की वैल्यू थी $500 मिलियन। सोचिए, सिर्फ एक रात की एक घटना ने कितना बड़ा फाइनेंशियल, कल्चरल और इमोशनल लॉस कर दिया। और अगर आपको वो एग्जांपल लगता है कि फाइनेंशियली मोटिवेटेड है, तो एक और ट्रेजेडी, 2018 ब्राजील का नेशनल म्यूजियम, आग लग गई। 20 मिलियन, आपने सही सुना, 2 करोड़ आर्टिफैक्ट्स, बटरफ्लाइज के कलेक्शन से लेकर इजिप्शियन ममीज तक, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। वो हमारी कलेक्टिव मेमोरी का एक हिस्सा हमेशा के लिए खो गया। ऐसा लगता है जैसे आपकी फैमिली एल्बम की आधी फोटोज किसी ने जला दी हो। ये दोनों केसेस दिखाते हैं कि अगर हम अलर्ट ना रहें तो क्या कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमारा ये रिसर्च, ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज, ये इसी जंग की कहानी सुनाएगी। ये आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां आर्ट की सिक्योरिटी की प्लानिंग एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह की जाती है। हम मिलेंगे उस ग्लोबल नेटवर्क के गार्डियन से, म्यूजियम्स, प्राइवेट कलेक्टर्स, आर्टिस्ट और वो एक्सपर्ट्स जो दिन रात इन खूनी खेलों को रोकने में लगे हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये फील्ड कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे पुराने जमाने के टेम्पल्स के अंधेरे कोठे से आज के AI ड्रिवन सिक्योरिटी सिस्टम्स तक पहुंची है। और हम जानेंगे कि आखिर क्या स्ट्रैटेजीज यूज होती हैं, क्योंकि आर्ट अब सिर्फ टेम्पल्स और म्यूजियम्स में नहीं होती, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की लिविंग रूम्स में है, ऑक्शन हाउसेस में है, शिप्स में ट्रांसपोर्ट होती है। हर जगह अलग चैलेंज है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सफर की। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर, द गार्डियंस एंड देयर मिशन। हमें पता चलेगा कौन लोग हैं ये अनसंग हीरोज और क्यों ये काम करते हैं। ये चैप्टर बताएगा कि यहां रिएक्शन नहीं, प्रिवेंशन पे फोकस करना क्यों जरूरी है। अब हम एक टाइम ट्रैवल पर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कला के सामने कौन कौन से खतरे आए, जंग, लूट, प्राकृतिक आपदाएं, और इंसान ने हर दफा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए उनका जवाब कैसे दिया।
फिर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में घुसेंगे, सीखेंगे कि आर्ट को कैसे पैक किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डिस्प्ले तक पहुंचाया जाता है, और क्यों ये पूरा प्रोसेस एक हाई स्टेक्स गेम होता है, जहां पे एक छोटी सी गलती भी एक अनमोल विरासत को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ पेंटिंग्स और स्टैचूज की नहीं है, ये हम सब की विरासत की कहानी है। और याद रखिए, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बस शुरू हुई है। हर रात जब पूरा शहर सोता है, तब कुछ बिल्डिंग्स में ये माहौल होता है, एक गहरी खामोशी जिसे सिर्फ अलार्म्स की आवाज और सिक्योरिटी कैमरास के पन्ने का शोर तोड़ा करता है। ये कोई ऑफिस बिल्डिंग नहीं है, ये एक किला है, ऐसा किला जहां इंसानियत की सबसे बराखुनसून कैद है। और इन किलों के रखवाले ये वो लोग हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते तक नहीं। इन्हें हम कहते हैं द गार्डियंस। आज के एपिसोड में हम मिलने वाले हैं इन्हीं गार्डियंस से। ये एक ऐसी टीम है जिसका कोई ऑफिशियल यूनिफॉर्म नहीं है, कोई सिंगल हेडक्वार्टर्स नहीं है, लेकिन इनका मिशन एक है, हमारी कल्चर की लेगेसी को बचाना। सोचिए, ये काम एक अकेले म्यूजियम के बस की बात नहीं है, ये तो एक ग्लोबल नेटवर्क है जहां हर कोई अपनी एक खास एक्सपर्टीज लेकर आता है। सेक्शन 1, म्यूजियम्स एंड गैलरीज, द पब्लिक फोर्ट्रेसेस। सबसे पहले आओ शुरू करते हैं उन जगहों से जो हम सब के लिए फेमिलियर हैं, म्यूजियम्स, जैसे पेरिस का लूव्र। सोचिए, एक ही बिल्डिंग में 3,80,000 चीजें हैं, मोनालिसा से लेकर 5,000 साल पुरानी इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स तक। अब आप सोच रहे होंगे, भाई इतनी सारी चीजें, इतनी भीड़, इनको कैसे संभाला जाता होगा? तो सुनिए, ये कोई साधारण सिक्योरिटी नहीं है, ये एक मिलिट्री ग्रेड ऑपरेशन है। वो जो मोनालिसा के सामने लगा ग्लास है, वो सिर्फ ग्लास नहीं है, वो बुलेट प्रूफ शील्ड है। ऊपर जो कैमरास हैं, वो सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते, वो AI से इक्विप्ड हैं, जो किसी सस्पिशियस एक्टिविटी को, किसी आदमी के सस्पिशियस बिहेवियर को रियल टाइम में पहचान सकते हैं। और अंदर वॉल्ट्स हैं जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड हैं, ताकि 1 डिग्री भी फ्लक्चुएट न हो, नहीं तो पेंट क्रैक हो सकता है। लेकिन हर म्यूजियम लूव्रे जैसे बजट में तो नहीं चलता ना, बिल्कुल नहीं। जैसे अरकानसास का म्यूजियम ऑफ नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन उनमें एक जुनून है अपनी कम्युनिटी की कहानी को बचाने का। उनकी डेडिकेशन अलग लेवल की होती है। वो इंटरनेशनल बॉडीज जैसे यूनेस्को के साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि उनकी आर्टिफैक्ट्स इलिसिट ट्रेड में ना बेची जाएं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है। यूरोप में जैसे इटली का उफीजी गैलरी को गवर्नमेंट साल में 200 मिलियन यूरोस जितना फंड करती है, वहां आर्ट को पब्लिक यूटिलिटी समझा जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स और स्कूल्स। लेकिन दुर्गम क्षेत्रों जैसे अफ्रीका में कई म्यूजियम्स इतने कम फंड में काम चलाते हैं कि वो बेसिक मेंटेनेंस भी नहीं कर पाते। फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि उनको पता है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं, बल्कि अपनी पहचान बचा रहे हैं। सेक्शन 2, कलेक्टर्स, द प्राइवेट पैशन कीपर्स। अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपने घरों में ही प्राइवेट म्यूजियम्स चला रहे हैं, द कलेक्टर्स। इनमें आते हैं बिलियनियर्स जैसे स्टीव कोहन, जिनकी कलेक्शन की वैल्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा है। उनके घर में एक वॉल पे पिकासो लटका हुआ है, तो दूसरी वॉल पे वॉरहॉल। लेकिन ये लोग सिर्फ पैसा लगाने वाले नहीं हैं, वो अपनी चीजें म्यूजियम्स को लोन भी देते हैं, जिससे हम जैसे लोग भी उन्हें देख पाए। और फिर हैं कॉर्पोरेट कलेक्टर्स जैसे डॉयचे बैंक। उनके पास 60,000 आर्टवर्क्स हैं। उनके लिए आर्ट एक इन्वेस्टमेंट है, एक स्टेटस सिंबल है। उनकी अपनी फुल टाइम क्यूरेटर्स हैं। लेकिन आजकल आर्ट कलेक्टिंग डेमोक्रेटाइज हो रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे आर्टसी की वजह से एक फर्स्ट टाइम बायर भी 10,000 से 15,000 रुपए में एक अच्छा आर्टवर्क खरीद सकता है। अब आप सोचिए, आपने अपने घर के लिए एक ब्यूटीफुल पेंटिंग खरीदी, आप उसे कहाँ लगाएंगे? किस एंगल पे सनलाइट आएगी? गर्मी में AC बंद हो गया तो? पानी की टंकी लीक हो गई तो? यही तो चैलेंज है। म्यूजियम जैसी सिक्योरिटी तो घर में नहीं होती ना। 2020 लॉस एंजलिस में एक ऐसे ही घर में बर्गलर्स घुसे और $100 मिलियन के आर्ट को उठा कर ले गए। इसीलिए अब कलेक्टर्स प्रोफेशनल एडवाइजर्स हायर करते हैं, सिक्योरिटी कंसल्टेंट्स, इंश्योरर्स, ताकि उनकी पर्सनल पैशन कल्चरल प्रिजर्वेशन का हिस्सा बन सके। सेक्शन 3, आर्टिस्ट्स एंड देयर एस्टेट्स, द फर्स्ट गार्डियंस। अब हम बात करेंगे उस शख्स की जिसने ये आर्ट बनाई थी, द आर्टिस्ट। एक लिविंग आर्टिस्ट जैसे यायोई कुसामा, वो सिर्फ पेंटिंग बनाकर छोड़ नहीं देती, वो म्यूजियम्स को एक मैनुअल देती है। कौन सा लाइट बल्ब यूज करना है, किस एग्जैक्ट टेम्परेचर पर डिस्प्ले करना है, कैसे क्लीन करना है,
क्योंकि वो जानती हैं कि एक छोटी सी गलती उसके आर्टवर्क की इंटेग्रिटी को खराब कर सकती है। और जब आर्टिस्ट इस दुनिया में नहीं होते तब उनकी लेगेसी कैसे बचती है? इसके लिए होते हैं एस्टेट्स, जैसे एंडी वॉरहॉल फाउंडेशन। उनका एक बड़ा काम है फॉर्जरीज को रोकना। हर हाथ में कोई ना कोई वॉरहॉल का प्रिंट नहीं आता। वो रिगरस साइंटिफिक टेस्ट करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं। यूरोप में मोरल राइट्स जैसे लॉज हैं, मतलब अगर कोई पिकासो की पेंटिंग को कट करके उसका कोलाज बना दे तो पिकासो एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट में जा सकता है। आर्टिस्ट की इज्जत का सवाल है। एक बार तो जॉर्जिया ओकीफ के एस्टेट ने कई साल तक कोर्ट केस लड़ा था अनऑथराइज्ड सेल्स को रिकवर करने के लिए। ये जंग सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक आर्टिस्ट की आवाज, उनकी पहचान बचाने के लिए है। सेक्शन 4, द अनसंग हीरोज, द बैकबोन ब्रिगेड। अब तक हमने जो भी गार्डियंस देखे वो फ्रंट स्टेज है, लेकिन बैक स्टेज एक पूरा आर्मी काम कर रहा है। इनमें हैं कंजर्वेटर्स, जो डॉक्टर्स हैं इन आर्टवर्क्स के। वो 3D स्कैनिंग करते हैं, लेजर यूज करते हैं ताकि एक फेडेड पिगमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए वापस ओरिजिनल रंग में ला सके। हैं रजिस्ट्रार्स, जो डिटेक्टिव्स की तरह हर आर्टवर्क की लाइफ हिस्ट्री ट्रैक करते हैं। वो डेटाबेसेस में एंट्री करते हैं ताकि कोई स्टोलन आर्टवर्क बेची ना जा सके। और फिर हैं शिपर्स, जैसे क्रूजियर जैसे कंपनीज। उनकी गाड़ियां एक मूविंग फोर्ट्रेस की तरह होती हैं, क्लाइमेट कंट्रोल्ड, GPS ट्रैक्ड और शॉक एब्जॉर्बेंट, क्योंकि आर्ट के लिए सबसे रिस्की फेज यही ट्रांजिट होता है। 70% इंश्योरेंस क्लेम्स यहीं से आते हैं। 2019 में एक ट्रक में आग लग गई थी जिसमें $2 मिलियन के स्कल्पचर्स राख हो गए थे। और फिर है इंश्योरर्स, जैसे AXL XL और चब। वो पूरे सिस्टम के रिस्क को फाइनेंशियली कवर करते हैं। वो एसेस करते हैं क्या फ्लड आएगा, क्या साइबर अटैक होगा, क्या। इनमें से एक भी हीरो अगर अपना काम थोड़ा सा भी चूक जाए, एक स्कल्पचर मिसहैंडल हो जाए, एक डेटाबेस हैक हो जाए, तो पूरे सेंचुरीज का इतिहास पल भर में मिट सकता है। सेक्शन 5, द आर्ट डिटेक्टिव्स, द ह्यूमन ड्रामा। और अब थोड़ा ड्रामा, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज की नहीं है, बल्कि रियल लाइफ थ्रिलर्स की भी है। इनमें काम करते हैं लोग जैसे आर्थर ब्रांड। इनको इंडियाना जोन्स ऑफ द आर्ट वर्ल्ड कहते हैं। ये आदमी इन्फॉर्मेंट्स को मीट करता है, अंडरकवर नेगोशिएशंस करता है और स्टोलन आर्ट वापस लाता है। उसने नाजी लूट की हुई ब्रॉन्जेस वापस दिलाई, एक $6 मिलियन की पर्शियन मैन्युस्क्रिप्ट रिकवर की, और वो 1990 की फेमस गार्डनर म्यूजियम हाइस्ट के मिसिंग रेम्ब्रांड्ट्स को भी ढूंढने में लगा हुआ है। सोचिए, $500 मिलियन के आर्टवर्क्स जो 30 साल से गायब हैं, उनको ढूंढना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग अपनी लाइफ डेडिकेट कर देते हैं ताकि हमारी हेरिटेज वापस मिले। सेक्शन 6, द प्रोएक्टिव शील्ड, व्हाट इज आर्ट रिस्क मैनेजमेंट रियली। तो अब तक हमने सब प्लेयर्स को जाना। अब एक फंडामेंटल सवाल, आखिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसका कोर प्रिंसिपल क्या है? ये प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ओवर कॉम्पेंसेशन। समझिए, इंश्योरेंस तो वो एम्बुलेंस है जो एक्सीडेंट के बाद आती है, लेकिन आर्ट रिस्क मैनेजमेंट वो एयरबैग, वो एंटी लॉक ब्रेक्स हैं जो एक्सीडेंट होने ही नहीं देते। ये एक फॉर्मल प्रोसेस है। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई थ्रेट्स। क्या खतरा है? आग, पानी, चोरी, ह्यूमिडिटी। दूसरा स्टेप, एनालाइज। कौन सा खतरा कितना खतरनाक है? क्या आग लगने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या चोरी की? तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, मिटिगेट, यानी खतरे को न्यूट्रलाइज करना। फायर सप्रेशन सिस्टम लगाना, क्लाइमेट कंट्रोल करना, स्पेशलाइज्ड पैकिंग फॉर ट्रांजिट। अगर ब्राजील के म्यूजियम में आग से बचाने की सिस्टम स्ट्रांग होती तो वो 2 करोड़ आर्टिफैक्ट्स आज भी हमारे साथ होते। इंश्योरेंस कंपनी ने उनको पैसे दे दिए होंगे, लेकिन क्या वो 20 मिलियन आर्टिफैक्ट्स वापस ला सकती है? नहीं, वो कल्चर फॉरएवर गॉन है। तो ये थी गार्डियंस की दुनिया की झलक। अगले चैप्टर में हम वक्त के पर्दे पलटकर देखेंगे कि आज ये सिस्टम्स आए कहां से हैं। अ हिस्ट्री ऑफ थ्रेट्स एंड इनोवेशंस। जैसे कि आग से बचाने की पहली टेक्निक क्या थी, सबसे पहला आर्ट हाइस्ट कब हुआ था। ये कहानी अभी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक कहावत है ना, जंग कभी खत्म नहीं होती, बस उसके हथियार बदल जाते हैं। और आर्ट की दुनिया में ये जंग शुरू हुई थी आज से 4000 साल पहले। आज हम वक्त की एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर मोड़ पर हम एक नए खतरे से रूबरू होंगे और देखेंगे कि इंसान ने हर बार उस खतरे का जवाब नए इनोवेशन से कैसे दिया। क्योंकि आर्ट को बचाने की कहानी असली में आर्ट को तबाह करने वाले खतरों की कहानी ही तो है।
सेक्शन 1 ओरिजिन्स द एंशिएंट बैटलफील्ड। आओ शुरुआत करते हैं 1800 BCE से। मेसोपोटामिया। यहाँ कॉन्करर्स जैसे असेरियंस सुमेरियन सिविलाइजेशन को डिफीट करते हैं, और उनकी विक्ट्री का क्या सिंबल होता था? वो वहाँ के सबसे खूबसूरत स्टैचूज, सबसे कीमती आर्टिफैक्ट्स लूट करते थे। लेकिन वो इन्हें बेचते नहीं थे, बल्कि अपने ही टेंपल के अंदर छुपाए हुए वॉल्ट्स में रख देते थे। सोचिए, ये आर्ट प्रोटेक्शन का पहला प्रिमिटिव रूप था, एक तरह का सेफ हाउस। और फिर आया 476 CE, रोम का फॉल। जब एक एम्पायर डूबता है तो आर्ट उसका सबसे बड़ा कैजुअलिटी होता है। ग्रीको रोमन की लाखों स्टैचूज या तो मेल्ट कर दी गई या फिर दुनिया भर में बिखर गई। उस वक्त कोई प्रिजर्वेशन सिस्टम नहीं था, कोई म्यूजियम सिक्योरिटी नहीं थी। कल्चर बर्बारिज्म के सामने हार गया था। फास्ट फॉरवर्ड करो 15th-18th सेंचुरी तक, कॉलोनियल एरा। यूरोप की ग्रेट पावर्स ने अफ्रीका और एशिया को लूटा। टेम्पल से स्टैचूज, पैलेसेस से पेंटिंग्स सब उठाकर ले गए, और ये ट्रेजर्स यूरोपियन कलेक्टर्स के घरों में हैपहैज़ार्डली बिना किसी टेम्परेचर कंट्रोल या सिक्योरिटी के पड़े रह गए। इन्हीं अर्ली लॉसेस ने एक बात क्लियर कर दी कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेक्शन की जरूरत है, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला था। अब आता है वो मोमेंट जो दुनिया की हर म्यूजियम की आंखें खोलने वाला था। 1911 लूव म्यूजियम। एक हैंडीमैन विंसेंजियो पेरुगिया जो वहीं काम करता था, उसने मोनालिसा को वॉल से उतारा, अपने कोट के अंदर छुपाया और सीधा छप्पा वॉकआउट कर गया। सोचिए, पूरे देश में हंगामा हो गया, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग गायब। 2 साल बाद वो रिकवर हुई, लेकिन इस एक इंसिडेंट ने म्यूजियम सिक्योरिटी को फॉरएवर चेंज कर दिया। अब लॉक्ड केसेस आए, प्रॉपर गार्ड पेट्रोल शुरू हुई और अर्ली मैकेनिकल अलार्म्स लगाए गए। रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी थी। लेकिन खतरा सिर्फ चोरी से नहीं था। 1966 फ्लोरेंस, इटली। पूरा शहर पानी में डूब गया। 14,000 आर्टवर्क्स, पेंटिंग्स, मैन्युस्क्रिप्ट, स्कल्पचर्स डैमेज हो गए। लेकिन इस ट्रेजेडी ने एक ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स दिया। दुनिया भर से वॉलंटियर्स, जिन्हें मड एंजल्स के नाम से जाना गया, वहां पहुंचे। उन्होंने फ्रीज ड्राइंग जैसी टेक्निक्स यूज किए ताकि गीली मैन्युस्क्रिप्ट्स को बचाया जा सके। यूनेस्को ये इंटरनेशनल एड को ऑर्गेनाइज किया। ये वो माइलस्टोन था जहां मॉडर्न कंजर्वेशन साइंस ने जन्म लिया। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस का नया स्टैंडर्ड सेट हुआ। और फिर आया 1990, वो रात जिसने आर्ट सिक्योरिटी को एक नई डायरेक्शन दे दी। बॉस्टन, इजाबेला स्टुअर्ट गार्डनर म्यूजियम। 2 आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर अंदर घुसे। उन्होंने 13 आर्ट वर्क्स को उठाया जिनकी वैल्यू आज $500 मिलियन है। रेम्ब्रांड की मास्टरपीस द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली भी थी। आज तक ये केस अनसॉल्व्ड है। लेकिन इस हाइस ने क्या किया? इसने म्यूजियम्स को जगा दिया। सीसीटीवी, मोशन सेंसर्स, ग्लोबल रिकवरी नेटवर्क जैसे आर्ट लॉस रजिस्टर, इन सब की अडॉप्शन इसी ट्रेजेडी के बाद तेजी से बढ़ी। अब सिक्योरिटी रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होनी चाहिए, ये बात सबको समझ आई। और हमने कुछ सीखा? लगता तो नहीं। 2019 ब्राजील, नेशनल म्यूजियम, आग, 2 करोड़ आर्टिफैक्ट्स फॉरएवर गॉन। ये ट्रेजेडी अंडर फंडिंग की वजह से हुई। इसने पूरे वर्ल्ड में एक वेकअप कॉल भेजा। फायर सप्रेशन सिस्टम्स, ऑफ साइट स्टोरेज, कल्चरल हेरिटेज पे इन्वेस्टमेंट, ये सब करना कितना जरूरी है। सेक्शन 4 एवोल्यूशन, द आर्म्स रेस। इन हर माइलस्टोन के साथ आर्ट प्रोटेक्शन के हथियार भी इवॉल्व हुए हैं। 1911 के बाद मैकेनिकल अलार्म्स और स्टील केसेस आए, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी थी, ह्यूमन एरर। 1966 की फ्लड के बाद साइंस आई, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आई, जिससे हम आर्टवर्क की इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाए। क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज आया, 55% ह्यूमिडिटी और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गोल्डन स्टैंडर्ड बना। 1970s में कंडीशन डेटाबेसेस बने, जहां हर आर्टवर्क की हेल्थ ट्रैक की जाने लगी। 1990 हाइस्ट के बाद टेक्नोलॉजी ने हाईटेक रूप ले लिया। सीसीटीवी, बायोमेट्रिक लॉक्स और फोरेंसिक टैगिंग। कंपनीज जैसे क्रोल ने माइक्रोडॉट्स एम्बेड करना शुरू किया, ऐसे माइक्रोस्कोपिक चिप्स जो आर्टवर्क में हाइड कर दिए जाते हैं ताकि अगर वो चोरी भी हो जाए तो उसे ट्रैक किया जा सके। और आज 21st सेंचुरी है। ये दौर है आईओटी का। एम्स्टर्डम का राइक्स म्यूजियम, जहां एआई पावर्ड कैमरास आपके फेस को नहीं, आपके बिहेवियर को ट्रैक करते हैं। कोई सस्पिशियस मूवमेंट, कोई अनयूजुअल पैटर्न, एआई उसे पहचान लेता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से अब प्रोवेनेंस वेरीफाई होती है। एक ऐसा डिजिटल लेजर जो हैक ही नहीं हो सकता।
जीपीएस ट्रैक्ड क्रेट से ट्रांजिट रिस्क्स 30% तक कम हो गए हैं और 3D स्कैनिंग से हम आर्टवर्क्स की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को रियल टाइम में मॉनिटर कर पाते हैं। सेक्शन 4 इमर्जिंग थ्रेट्स, द न्यू फ्रंटियर। लेकिन दुश्मन भी इवॉल्व हो रहा है और अब खतरा फिजिकल दुनिया से निकलकर डिजिटल दुनिया में आ गया है। साइबर रिस्क्स। 2021 में एक ऑक्शन हाउस पर रैंसमवेयर अटैक हुआ। हैकर्स ने पूरा डिजिटल आर्काइव लॉक कर दिया, रैंसम मांगी। अगर आर्काइव डिलीट हो गया तो आर्टवर्क की हिस्ट्री, उसका प्रोवेनेंस सब खत्म। 2022 में ओपन सी प्लेटफॉर्म पर $1.7 मिलियन के NFTs की चोरी हुई। अब आर्टवर्क खुद डिजिटल है तो उसे चुराना भी डिजिटल है। अब जवाब है एन्क्रिप्टेड डेटाबेसेस और ब्लॉकचेन। और सबसे बड़ा, सबसे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, क्लाइमेट चेंज। वेनिस का सेंट मार्क्स बेसिलिका, जहां प्राइसलेस मोज़ैक्स हैं, वो हर साल फ्लड से जेपरडाइज होता है। कैलिफोर्निया या ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड फायर्स रीजनल गैलरीज को खतरे में डाल देते हैं। प्रेडिक्शंस हैं कि 2050 तक फ्लड रिलेटेड लॉसेस 50% बढ़ जाएंगे। तो अब गार्डियंस को नए तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। एलिवेटेड स्टोरेज, फायर रेजिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइंस। तो देखा आपने, यही तो कहानी है। एक एंडलेस साइकिल, एक नया थ्रेट और फिर उसका जवाब देने के लिए एक नया इनोवेशन। हमारे एंसेस्टर्स ने स्टैचूज को अंधेरे कोठों में छुपाया, आज हम उनमें माइक्रोचिप्स लगा रहे हैं। कल क्या होगा? क्या AI खुद ही आर्ट बनाएगा और उसकी सिक्योरिटी भी संभालेगा? क्या हम वर्चुअल रियलिटी में आर्ट को प्रिजर्व करेंगे? ये सफर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कोई नया खतरा पैदा होगा तब तक कोई ना कोई गार्डियन नया हथियार लेकर खड़ा हो जाएगा। एक तरफ लूव्र म्यूजियम है, एक ऐसी जगह जहां सिक्योरिटी का बजट 100 मिलियन यूरो है, जहां हर कैमरा, हर ग्लास केस एक आर्मी का सोल्जर है। और दूसरी तरफ ये ब्यूटीफुल अपार्टमेंट, एक बिलियनर कलेक्टर का घर। उसकी एक ही वॉल पे जो पेंटिंग लटकी हुई है, उसकी वैल्यू करोड़ में है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी वही जो आपके मेरे घर की है। मे बी अ लॉक, एन अलार्म, शायद अ CCTV कैमरा। ये दोनों वर्ल्ड्स कितनी अलग है ना? और यहीं से शुरू होती है असली कहानी कि आर्ट को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में, और क्यों ये इतनी बड़ी डील है। सेक्शन 1 कॉन्टेक्स्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन, द आर्ट ऑफ अडैप्टेशन। म्यूजियम्स वर्सेस प्राइवेट होम्स, द फोर्ट्रेस वर्सेस द फैमिली रूम। लूव्र में मोनालिसा को देखिए, वो सिर्फ ग्लास के पीछे नहीं है, वो एक बुलेट प्रूफ क्लाइमेट कंट्रोल चेंबर में है। उसके आसपास जो कैमरास हैं वो AI पावर्ड हैं। अगर कोई विजिटर बहुत देर तक खड़ा रहे या कोई अनयूजुअल मूवमेंट करे, कंट्रोल रूम को अलर्ट जाता है। ये एक फोर्ट्रेस है। अब सोचिए उस बिलियनर के घर की बात। 2020 लॉस एंजलिस में थीव्स में ऐसे ही एक घर को टारगेट किया। उन्होंने $10 मिलियन के आर्ट को उठा लिया। घर में पाइप्स लीक हो सकती हैं, घर का स्टाफ अनरिलायबल हो सकता है या आग लग सकती है। तो क्या करते हैं ये कलेक्टर्स? वो अपने घर को ही म्यूजियम बना देते हैं। सीक्रेट वॉल्स बनवाते हैं, वॉल्स को रीइंफोर्स कराते हैं और फर्म्स जैसे क्रोल को हायर करते हैं कि वो आके पूरे घर की सिक्योरिटी ऑडिट करे। यहाँ चैलेंज पब्लिक एक्सेस नहीं, बल्कि प्राइवेसी को बचाते हुए सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। ऑक्शन हाउसेस, द हाई प्रेशर कुकर। और फिर है ऑक्शन हाउसेस जैसे सदबीज और क्रिस्टीज। यहाँ आर्ट का प्रेशर कुकर होता है। एक ही रूम में $1 बिलियन के आर्टवर्क्स होते हैं। व्यूइंग सेशंस में पब्लिक आती है, कोई वैंडल अटैक कर सकता है। ऑक्शन के टाइम पे हैंडलिंग एरर्स हो सकते हैं, तो इनकी सिक्योरिटी भी शॉर्ट टर्म लेकिन अल्ट्रा इंटेंसिव होती है। आर्मर्ड डिस्प्ले केसेस, 24/7 गार्ड्स और इवेंट स्पेसिफिक इंश्योरेंस। इन्हें डेडलाइंस के अंडर काम करना पड़ता है। एक पेंटिंग 48 घंटे में न्यूयॉर्क से हांगकांग जाती है, उसकी सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ती है। इन ट्रांजिट, द परफेक्ट स्टॉर्म। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्की फेस क्या है? वो है आर्ट का सफर, ट्रांजिट। 70% इंश्योरेंस क्लेम्स यहीं से आते हैं। 2019 में एक ट्रक में आग लग गई जिसमें $2 मिलियन के स्कल्पचर्स राख हो गए। इसलिए शिपिंग आर्ट व्हाइट ग्लव ऑपरेशन होता है। ये लोग आर्टिस्ट नहीं हैं, लेकिन वो आर्ट के लिए कस्टम बिल्ट क्रेट्स बनाते हैं जो एकदम परफेक्ट फिट होते हैं। ये क्रेट्स क्लाइमेट कंट्रोल होते हैं। अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एकदम कांस्टेंट रहती है। ट्रक में GPS लगता है और कभी-कभी आर्म्ड एस्कॉर्ट्स भी होते हैं। मैंने एक केस पढ़ा था, एक $20 मिलियन की मोने पेंटिंग को लंदन से दुबई ले जाना था। पूरे सफर में उसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करनी थी। उस एक शिपमेंट का कॉस्ट था $50,000, लेकिन रिस्क इतना बड़ा था कि ये कॉस्ट जस्टिफाइड था। सेक्शन 2 केस स्टडीज, लेसन्स फ्रॉम द फ्रंट लाइन्स।
हर म्यूजियम की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स होती हैं। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स जैसे अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री को प्रोटेक्ट करना पड़ता है मैसिव डायनासोर स्केलेटन्स को जो अर्थक्वेक्स में गिर सकते हैं, तो वहां सीस्मिक डैम्पर्स लगाए होते हैं, ऐसे शॉक अब्जॉर्बर्स जो बिल्डिंग को हिलने से रोकते हैं। टेक्सटाइल्स जैसे पुराने कपड़े जो इंसेक्ट से खराब हो जाते हैं, उन्हें नाइट्रोजन फिल्ड केसेस में रखा जाता है ताकि इंसेक्ट्स जी ही ना पाएं। 2019 ब्राजील फायर के बाद अब हर म्यूजियम सोच रहा है क्या ओरिजिनल को फायर रिटार्डेंट वॉल्ट में रखकर 3D स्कैन रेप्लिका को डिस्प्ले करना चाहिए ताकि स्टडी भी हो सके और ओरिजिनल भी सेफ रहे। कल्चर भी स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस करता है। जापान जो अर्थक्वेक प्रोन कंट्री है, वहां टोक्यो नेशनल म्यूजियम बेस आइसोलेटर्स यूज करता है। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पूरा बिल्डिंग अर्थक्वेक के टाइम पे रबर पैड्स पे हिलता है, लेकिन अंदर का आर्ट स्टेबल रहता है। ये स्टेट फंडेड मॉडल है। सिंगापुर में जहां ह्यूमिडिटी 80% तक रहती है, नेशनल गैलरी को जायंट डिह्यूमिडिफायर्स लगाने पड़े हैं जो पूरे बिल्डिंग की हवा को सूखा रखते हैं। यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। हर कल्चर अपने रिस्क के हिसाब से सोल्यूशन ढूंढता है। सेक्शन 3 द स्टेक्स क्या है दौड़ में। अब सवाल ये उठता है कि इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतनी टेक्नोलॉजी, आखिर क्यों? क्या है इसमें एट स्टेक? फाइनेंशियल स्टेक्स। सोचिए पूरा ग्लोबल आर्ट मार्केट $65 बिलियन का है। एक ही पेंटिंग जैसे बास्कियाट का अनटाइटल्ड $110.5 मिलियन में बिकता है। ये सिर्फ एक कैनवस नहीं है, ये एक हाई वैल्यू एसेट है। इंश्योरेंस कंपनीज जैसे चब के लिए इन आर्टवर्क्स को कवर करना एक बड़ा बिजनेस है, लेकिन एक बड़ा थेफ्ट जैसे गार्डनर हाइस्ट पूरे मार्केट को हिलाकर रख सकता है। कल्चरल और हिस्टोरिकल, लेकिन आर्ट की वैल्यू तो उसके प्राइस टैग से कहीं ज्यादा है। 2003 में इराक म्यूजियम को लूट लगा था। 15,000 आर्टिफैक्ट्स चले गए थे। उनमें से कई ऐसे थे जो एंशिएंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में हमारी समझ का हिस्सा थे। वो हिस्ट्री, वो डेटा, वो हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा, गॉन फॉरएवर। आर्ट हमारी आर्काइव है। इसलिए जब पलमायरा के एंशिएंट टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया तो दुनिया ने सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं खोई, अपना एक हिस्सा खो दिया। इमोशनल स्टेक्स। और फिर है इमोशनल कनेक्शन। फ्रांस के लिए मोनालिसा सिर्फ पेंटिंग नहीं है, वो उनकी पहचान है। 2019 ब्राजील म्यूजियम फायर के बाद जो क्यूरेटर्स रोए थे, वो सिर्फ अपनी जॉब के लिए नहीं रोए थे, वो उस इमोशनल कनेक्शन के लिए रोए थे। वो उनकी लाइफ्स वर्क तबाह हो गई थी। और आखिर में एक लॉस का इफेक्ट आगे भी जाता है। लूव्र पेरिस की इकोनॉमी में 1.5 बिलियन यूरो साल का कंट्रीब्यूट करता है टूरिज्म से। अगर वहां कुछ बड़ा हो गया तो जॉब्स जाएंगी, बिजनेसेस बंद होंगे। पलमायरा भी डिस्ट्रक्शन ने आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी को लिमिट कर दिया। प्रिजर्वेशन सिर्फ आर्ट को बचाना नहीं है, बल्कि इकोनॉमी, एजुकेशन और हमारी आने वाली जनरेशंस के कनेक्शन को बचाना है। सेक्शन 4 हाउ प्रोटेक्शन वर्क्स, द नट्स एंड बोल्ट्स। तो ये सब प्रैक्टिकली कैसे होता है? ये कोई रैंडम सिक्योरिटी नहीं है, ये एक डिसिप्लिन प्रोसेस है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई, यानी पहचानो। पहला काम है दुश्मन को पहचानना। म्यूजियम्स ऑडिट करते हैं, क्या खतरा है? फायर, चोरी, साइबर अटैक, ह्यूमिडिटी। स्टेप 2 एनालाइज, यानी विश्लेषण करो। अब हर खतरे को एनालाइज करो, कौन सा खतरा कितना खतरनाक है, ट्रांजिट डैमेज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या फायर की। एक रिस्क मैट्रिक्स बनाया जाता है जिससे पता चलता है कि पहले किस पर फोकस करना है। स्टेप 3 मिटिगेट, यानी कम करो। अब आता है असली काम, दुश्मन को न्यूट्रलाइज करना। AI कैमरास, क्लाइमेट सिस्टम्स, ब्लॉकचेन, स्टाफ ट्रेनिंग और आखिर में इंश्योरेंस। और अगर आप एक कलेक्टर हैं या फ्यूचर में बनने वाले हैं तो कुछ सिंपल टिप्स। लोकेशन, अपने आर्टवर्क को डायरेक्ट सनलाइट या फायरप्लेस के पास मत लगाइए। सनलाइट उसके कलर्स को फेड कर देगी, फायरप्लेस की सूट उसे डैमेज करेगी। डॉक्यूमेंटेशन, हाई रेजोल्यूशन फोटोज लो और अगर हो सके तो ब्लॉकचेन पे उसकी प्रोवेनेंस रिकॉर्ड करो। एक्सपर्ट कंसल्टेशन, कभी भी कोई बड़ा आर्टवर्क खरीदने या मूव करने से पहले एक कंजर्वेटर या प्रोफेशनल शिपर से जरूर कंसल्ट करो। वो आपको बता देंगे कि क्या करना सही रहेगा। तो देखा आपने, ये एक डायनामिक फील्ड है जहां पुरानी ट्रेडिशंस नई इनोवेशन से मिलकर काम करती हैं। फ्रॉम एंशिएंट लूटिंग टू मॉडर्न साइबर अटैक्स, गार्डियंस ने हमेशा अडेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि जो दाव पे लगा है वो कीमती है। फाइनेंशियल, कल्चरल और इमोशनल सब कुछ दाव पे लगा है। जब हम आर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स नहीं बचा रहे होते हैं, हम अपनी स्टोरीज बचा रहे होते हैं। हम इंसानियत की आवाज को, उसके इतिहास को और उसके सपनों को आने वाली जनरेशंस के लिए जिंदा रखते हैं। ये सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये एक वादा है,
एक वादा इस बात का कि हमारी आईने कभी धुली नहीं जाएंगी।